जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के सामाजिक विज्ञान, जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, उसके पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स वाले पोर्शन से लोकतंत्र की चुनौती, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है, उस चैप्टर नंबर 5 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, वो सभी लेकर आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीडियो में आपको इस चैप्टर का पूरा डिफिनेशन दे दूं और क्वेश्चन आंसर भी बता दूं, अगर पॉसिबल हुआ तो। नहीं तो इसके 2 पार्ट में मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके साथ ही हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यानी शुरुआत करने के पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे बच्चों। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और हमारे अंदर फिर से एक एनर्जी आती है वीडियो को बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराने की। ठीक है बच्चों, तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ इस लेसन का देख लेते हैं, जो कि इस लेसन में पूछा गया है या इस लेसन में दिया गया है। सबसे पहली बात, भारत का जो लोकतंत्र है उसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानून न मानने वाले को सजा देना। ठीक है बच्चों, सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। और ये बात कहने वाले व्यक्ति का नाम था अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, जो 2 शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना है। ठीक है बच्चों, डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अतः शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो लोकतंत्र का अर्थ हो गया जनता का शासन। क्लियर। लेकिन अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा यह दिया था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। ये बात अब्राहम लिंकन ने कहा था। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जनता, जिसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, यानी कैंडिडेट भाग लेते हैं, जिसको जनता वोट के द्वारा चुनती है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। यानी कहीं ना कहीं भारत की लोकतंत्र प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिसको हम लोग जनप्रतिनिधि कहते हैं, वह भाग लेते हैं, जिनको हम लोग वोट देकर चुनते हैं। ठीक है, किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो न्यायपालिका है ना, इसकी बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि न्यायपालिका ही सरकार पर कंट्रोल लगाती है, नहीं तो सरकार जो है वो तानसा बन जाएगी। ठीक है, तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना भी जरूरी है। ये नहीं हो कि न्यायपालिका पर सरकार का दबदबा, न्यायपालिका किसी के इशारे पर चले, जी नहीं, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। और हमारे भारत की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। हमारे भारत में एक और संस्था है जिसको स्वतंत्र रखा गया, उसका नाम है चुनाव आयोग। ठीक है, आज हमारे देश में गठबंधन की राजनीति हमारी मजबूरी बन गई है। गठबंधन की राजनीति बोले तो एलायंस, गठबंधन की राजनीति का मतलब होता है एलायंस। एलायंस देखिए, एलायंस देखिए, कोई भी सरकार अपनी सरकार कब बनाती है, किसी भी राज्य में किसी की सरकार कब बनती है, मान लीजिए 201 सीट है, ठीक है, आधा से ज्यादा जो 101 लाएगा उसी की सरकार बनेगी। 101 से ज्यादा लाता तो और अच्छी बात है बच्चों। ठीक है, तो मान लीजिए 2 पार्टी है तो कोई ना कोई तो एक 101 लाएगा ही, 2 पार्टी है तो। लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, 2 से ज्यादा पार्टी है। मान लीजिए हमारे यहाँ पार्टियां ए बी सी डी, 4 पार्टी है। ए ने लाया 70, बी ने लाया 50, सी ने लाया 40, 70 50 120 40 160, और डी ने लाया 40। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा सीट, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिसने 101 सीट लाया, सब 100 से कम लाया। तो ऐसे कंडीशन में कोई 2 पार्टी मिल करके या 2 से अधिक पार्टी मिल करके सरकार बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं गठबंधन की राजनीति। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाए, उसको गठबंधन की राजनीति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक गठबंधन है, बीजेपी गठबंधन, जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, और कांग्रेस की गठबंधन का नाम यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव गठबंधन, जिसका नाम अभी इंडी गठबंधन बन गया है।
अब बहुत जगह आदमी इसको महागठबंधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि एनडीए में भी कई पार्टियां, आप जान रहे हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी है, एनडीए में रामविलास पासवान जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी की बीजेपी है। उसी तरह यूपीए में आप जानते हैं कि राजद है, लालू यादव जी की पार्टी, तेजस्वी प्रसाद की पार्टी, कांग्रेस है, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये सब यूपी में है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सरकार को इनकम कहां से होता है? सरकार जो ये चलाती है व्यवस्था, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। ये इनकम कहां से होता है? तो ये इनकम प्राप्त होता है सरकार को आयकर से। आयकर मतलब होता है टैक्स, इनकम टैक्स से। व्यय, जिसको जीएसटी वगैरह कहते हैं, कोई सामान बेचते हैं, जैसे कोई जमीन बेचे या खरीदे तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, तो वो व्यय से भी आमदनी होती है। नगर पंचायत, नगर निगम से जो टैक्स मिलता है उससे आमदनी होती है। संपत्ति कर, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं। उन सब चीजों से सरकार को सीधे यानी प्रत्यक्ष कर आमदनी होता है, और उसी आमदनी के पैसे से देश को चलाया जाता है। टोल टैक्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, बिक्री कर भी लेते हैं, टैरिफ जिसको कहते हैं, बिक्री कर, टैरिफ। कोई सामान बेच रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, उस पर भी कर लगता है, कुछ बेच रहा है उस पर भी कर लगता है, उत्पादन शुल्क लगता है, सीमा शुल्क लगता है। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उसमें टैक्स देना पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कर के रूप में हमारे यहाँ आयकर है, व्यय कर है, निगम कर है, संपत्ति कर है। और अप्रत्यक्ष कर के रूप में बिक्री कर है, उत्पादन शुल्क है और सीमा कर है। ठीक है, अब याद रखिएगा, 15वीं लोकसभा चुनाव जो हमारे वहां था, उसमें महिलाओं की भागीदारी 10% से बढ़ गई। अभी लगभग 13 से 14% के बीच महिलाओं की भागीदारी इंडिया में, पहले 10% से भी कम था। ये कब पार हुआ? 15वीं लोकसभा के बाद। देखिए, सत्तारूढ़ दल जो अभी बिहार में है, जिनका नाम है जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार जी की पार्टी, उन्होंने 2009 में संपूर्ण बिहार कर दिया। संपूर्ण बिहार में विधानसभा के उपचुनावों के दौरान यह कह दिया था कि किसी भी परिजन को पार्टी में होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। उपचुनाव का मतलब होता है अगर कोई एमएलए एमपी वगैरह मर जाते हैं या उनका जगह किसी कारण से खाली रह जाता है, तो उनके जगह पर जो चुनाव होता है उसको उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, और नीतीश कुमार जी ने कहा था 2009 में कि उपचुनाव में कोई भी पार्टी जो कि जिनकी जगह पे उपचुनाव हो रहा, मान लीजिए पिताजी का देहांत हो गया या माताजी एमएलए थी वो देहांत हो गया, उनके बदले उनके परिवार के कोई लोग खड़ा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी उपचुनाव में किसी के बदले कोई खड़ा नहीं होगा, बल्कि उपचुनाव में किसी दूसरे व्यक्ति को जिनका उनसे संबंध नहीं उनको खड़ा किया जाएगा। ये नीतीश कुमार जी ने नियम पारित किया था, लेकिन इसके कारण उन्हीं की पार्टी में उनका विरोध होने लगा, जिस कारण से नीतीश कुमार जी को ये जो अपना प्रस्ताव था उनको वापस लेना पड़ा। यानी कहने का मतलब उनका क्या वही है, अगर बाबूजी एमपी थे, वह मर गया, सीट वेकेट हो गया, खाली हो गया, तो वहां उनका बेटा चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बातें थी जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स था इस चैप्टर का। मैंने उसको कुछ टॉपिक को लिख दिया, पूरा तो नहीं लिखा, इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा बच्चों। चलिए अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव क्या करा बच्चों? 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? हमने अभी आपको बताया कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% से बढ़ गई। तो 10% से बढ़ी, उसके पहले कितनी थी बच्चों? तो उसके पहले हमारे यहाँ लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10% थी। 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद भागीदारी 10 से बढ़ी है, 15% के आसपास हो गई है। लेकिन 15वीं लोकसभा के पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10% थी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, और ये क्वेश्चन 2012 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? ये 2018 में पूछा गया है कि अगर डेमोक्रेसी को सफल बनाना है तो क्या जरूरी है? मजबूत जनमत, यानी लोगों का मत यानी वोट मजबूत होना चाहिए, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड मतलब था प्रेस पर पाबंदी लगाने वाला बोर्ड, या नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो याद रखिए, प्रेस पर पाबंदी कभी भी लोकतंत्र में नहीं लगता है, मीडिया पर भी पाबंदी नहीं लगता है, और लोकतंत्र में जनता निरक्षर होगी तो भी कोई उपाय नहीं है। इसलिए मजबूत जनमत जो है लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये 2018 में पूछा गया बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी है बच्चों? तो एक मजबूत लोकतंत्र
एक मजबूत जनमत लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तीसरा नंबर कह रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसका कथन है? 19 में यह क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। किसका कथन है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, जयप्रकाश नारायण का, या मदन मोहन मालवीय का? याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने यह बात कहा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी धर्म को राजनीति से अलग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि धर्म जो है व्यक्ति के अंदर संस्कार लाता है, शिष्टाचार लाता है, दया लाता है। और राजनीति में जो व्यक्ति जाते हैं वह हमारे नेता होते हैं, वह हमारे सबसे शीर्ष के व्यक्ति होते हैं, और उनके अंदर धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। नहीं तो वह क्या बन जाएंगे बच्चों? वह तानशाह बन जाएंगे। इसीलिए ये कथन किसका था? महात्मा गांधी का था, और ये 2019 में पूछा गया बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला बच्चों, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ये 2020 में पूछा गया है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10.86। उसके बाद अभी बढ़ा है बच्चों, लेकिन 10 को पार किया गया था 15वीं लोकसभा चुनाव में ही। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी 10.86% थी बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये 2020 में ऑलरेडी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, या सभी? याद रखिएगा, अशिक्षा भी लोकतंत्र की सफलता में बाधा है, गरीबी तो बहुत बड़ी बाधा है, बेरोजगारी बाधा है। यानी इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये कोई भी चीज लोकतंत्र को सफल नहीं कर सकते हैं बच्चों। ये तीनों लोकतंत्र के लिए बाधा है, और ये क्वेश्चन 21 में और 22 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं बच्चों। अगला बोला गया है एनक्रुमा। लामे एनक्रुमा पूरा नाम था। पूरा नाम क्या था बच्चों? लामे एनक्रुमा। लामे एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए बच्चों? 2023 में पूछा गया है। तो याद रखो, ऑप्शन दिया गया पोलैंड, चिली, घाना, मैक्सिको। तो सही जवाब होगा बच्चों घाना। लामे एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए बच्चों? घाना के। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, घाना। ठीक है बच्चों, 7वां नंबर देखते हैं बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आन सान सूची का संबंध किस देश से है? ये 2023 में पूछा गया था। दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, श्रीलंका, या भूटान? देखिए, आन सान सूची एक महिला नेता थी जिसको कई वर्षों तक उनके घर में ही नजरबंद करके रखा गया था। नजरबंद मतलब होता है घर में ही बंद करके रख दिया गया, उनको बाहर निकलने नहीं दिया गया, ताकि वह किसी अपने जो फॉलोवर्स होते हैं उनसे ना मिले और कोई भी प्रकार का विरोध ना कर पाए। और याद रखिएगा, ये म्यांमार की रहने वाली थी, म्यांमार की बहुत बड़ी नेत्री थी यह आंग सान सूची। ठीक है, और उन्हीं को नजरबंद रखा गया था जब म्यांमार में सेना का शासन लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका बच्चों। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? 8वां नंबर कह रहा है, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आजादी के समय कौन सा देश है बच्चों जहां आजादी के समय से अभी तक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र अभी तक समाप्त नहीं हुआ है? आप अपने में पाकिस्तान में देखिए तो कभी लोकतंत्र होता है, कभी सेना का शासन आ जाता है। बांग्लादेश में भी देखिए, बांग्लादेश में भी ये घटना घट चुकी है बच्चों। ठीक है, इसी साल नेपाल में भी ये घटना घटी। ठीक है, भूटान में तो राजा का शासन है, ये तो होगा ही नहीं। पाकिस्तान में कभी सेना आती है, कभी लोकतंत्र होता है, इसलिए ये भी क्लियर नहीं होगा। नेपाल में भी राजा का शासन था और अभी बीच में लोकतंत्र हुआ, फिर राजा का शासन आया, फिर लोकतंत्र हो रहा है, तो नेपाल भी नहीं होगा। भारत होगा आंसर इसका। भारत 1947 से अभी तक भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भारत में देखने को नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, और ये 2023 में ऑलरेडी
पूछा जा चुका है बच्चों। और 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड, भारत, अमेरिका या बेल्जियम? याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड में एकमात्र देश स्विट्जरलैंड है बच्चों जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। हाँ, 2024 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, एकदम माइंड में कब रखिएगा। स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है बच्चों जहां पर लोकतंत्र पाया जाता है। कौन लोकतंत्र? लोकतंत्र भैया भारत में भी है, तो हम इस बोल दिए बच्चों, माफी चाहते हैं इसके लिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां किसी भी निर्णय को लेने के लिए जनता सीधे भाग लेती है बच्चों, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जहां पर जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी एमएलए और एमपी किसी भी निर्णय को लेते हैं, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, अमेरिका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, केवल स्विट्जरलैंड ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की आबादी जो है बच्चों काफी कम है और भारत जैसे देशों की आबादी ज्यादा होने के कारण किसी भी मुद्दे पर पूरा निर्णय एक साथ लेना संभव नहीं है बच्चों। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व के एकमात्र देश स्विट्जरलैंड में ही है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अब एक देखिए ये इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 2012 में खाली जगह के रूप में कि न्यायपालिका में देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा मतलब आदर सम्मान, उसी को फॉलो करना। तो न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए बच्चों? तो याद रखिएगा न्यायपालिका में संविधान के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? संविधान, संविधान का सम्मान न्यायपालिका को करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये लघु की कैटेगरी में आता है। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन बोला गया है, ये 5 नहीं होगा, ये 5 मिस्टेक लिखा गया। पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन है कैसे? 13 में, 14 में, 18 में पूछा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है कैसे? ये बात अब्राहम लिंकन ने कही थी, मैंने आपको शुरू में ही बताया बच्चों। तो देखिए लोकतंत्र में लोग यानी जनता ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जो वोट होती है बच्चों, उस वोट में वो जो वोटिंग होती है, जो मतदान होता है, जो एमएलए एमपी वगैरह का चुनाव होता है, वोट कौन देता है? तो वोट देते लोग यानी जनता। जनता ही प्रतिनिधियों को वोट देते हैं, प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि जनता की भलाई के लिए कृत संकल्पित होते हैं, यानी जो प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने जाते हैं वह जनता की भलाई के लिए संकल्प लेते हैं, वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं और जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। यदि वे चुने हुए प्रतिनिधि भली भांति काम नहीं करेंगे, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे, तो अगले चुनाव में जनता उसे हराकर पुनः अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ठीक है, यानी लोकतंत्र में प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जनता को है। जनता प्रतिनिधि चुनती है और जो चुने के प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, कमिश्नर, चेयरमैन जो भी है, वह जब भी जीतते हैं तो वह जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, यदि वह जनता की भलाई का काम नहीं करेंगे, अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन नहीं करेंगे, समय पर रोड, सड़क, बिजली वगैरह की सुविधा नहीं देंगे, जनता की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो जो 5 साल बाद अगला चुनाव होगा, जो अगला चुनाव 5 साल बाद होने वाला है, उस अगले चुनाव में जनता उसे वोट नहीं देकर हरा देगी। ठीक है, और अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो निश्चित तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता अपनी भलाई के लिए ही अपने ऊपर शासन करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यानी जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए वैसे ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उनकी भलाई थी। यानी चुनने वाली भी जनता, शासन चलाने वाला भी जनता। ठीक है, और शासन जो चलाता है वो शासन भी किसके लिए चलाता है? जनता के लिए चलाता है। तो 100% क्लियर है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। क्लियर हो गया बच्चों समझ में? और ये बात कहने वाले कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, 2019 में पूछा गया बच्चों। क्या पूछा गया है? भारतीय लोकतंत्र के 4 समस्याओं का वर्णन करें। यानी जो हमारा इंडियन डेमोक्रेसी है, इसके मार्ग में जो समस्याएं हैं, उनमें से 4 समस्याओं का वर्णन करें। बाधाओं यानी समस्याओं का वर्णन करें। तो भारतीय लोकतंत्र की पहली समस्या क्या है बच्चों? शिक्षा का अभाव। यानी भारत में जो है शिक्षा का अभाव है, और जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं बच्चों, वो अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में सचेत नहीं होते हैं, उनके प्रति उनकी कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अपने अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो क्लियर हो गया, भारत में शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण जनता अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को नहीं समझ पाती है, उसके प्रति सचेत नहीं रहती है, जिस कारण से कहीं ना कहीं भारत की लोकतंत्र के लिए एक समस्या पैदा हुई है। ठीक है, तो पहला कारण क्या होगा? शिक्षा की कमी होना, शिक्षा का अभाव होना। दूसरा, भारत में जनता मतदान के महत्व को नहीं समझती है। जो भारत की जनता है वह यह नहीं समझती है कि वोट का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, बहुत आदमी के मुंह से आप सुने होंगे, हो वोट देके क्या करेंगे, क्या करेंगे वोट देके? वो हमको जिताता है क्या? वो हमको देता है क्या कुछ? जी नहीं, वो आपको देता तो नहीं है, लेकिन आपका बहुत कुछ ले सकता है बच्चों। अगर आप सही प्रतिनिधियों को नहीं चुनिएगा, तो वो ऐसे ऐसे कानून बनाएंगी, ऐसे ऐसे नियम बनाएंगी जो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इसीलिए लोग वोट के महत्व को नहीं समझते हैं। भारत की जनता ये नहीं समझती है कि एक एक वोट कीमती है, और वह मतदान का दुरुपयोग भी कर देती है, पैसे लेके वोट दे देती है, दारू वगैरह पीने के लिए वोट दे देती है, अपने सगे संबंधियों को वोट दे देती है। वोट जब भी दीजिए बच्चों, वोट अच्छे व्यक्ति को दीजिए जो हित और भलाई में काम करे। ठीक है, और भारत की जनता इसी चीज को नहीं समझती है, गलत व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है, और जिसका मुआवजा खुद भारत की जनता को ही भुगतना पड़ता है। हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव है। ठीक है, और जहां पर भी जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव होगा, तो लोग अपनी जाति वाले को, अपने धर्म वाले को, अपनी भाषा वाले को, अपने समुदाय वाले को वोट देंगे। वह यह नहीं देखेंगे कि मेरी जाति वाला खराब है, दूसरा जाति वाला अच्छा था, उसको वोट दीजिए। नहीं, मेरी जाति क्या है, खराब है, वोट दो, उसी को देना है। दूसरी जाति क्या, वोट नहीं देंगे। तो जाति के नाम पर वोट होने लगता है, धर्म के नाम पर वोट होने लगता है, जिस कारण से हम लोग बेहतर प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। भारत में आर्थिक असमानता है बच्चों। आर्थिक असमानता का मतलब होता है कुछ बहुत अमीर है और कुछ बहुत गरीब है। अमीर है तो बहुत अमीर है, गरीब है तो बहुत गरीब है। ये बहुत ज्यादा पाया गया है। समानता बोल के बिल्कुल नहीं है, असमानता है। और आर्थिक समानता के बिना राजनीति बेकार है। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो राजनीति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो गरीब रहेंगे, जो पिछड़े रहेंगे, जो जिनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, वह जो बच्चों लोकतंत्र के महत्व को, उनके लिए तो पैसा जरूरी है, भोजन जरूरी है, पेट जरूरी है, वो वोट वाट को ज्यादा ध्यान देंगे। इसलिए याद रखिए, कहीं ना कहीं आर्थिक समानता भी जरूरी है। अगर किसी गवर्नमेंट में पैसा वाला और पैसा वाला बन गया, गरीब और गरीब बन गया, तो गरीब लोग क्या समझेंगे, भैया हम वोट देके क्या करेंगे? तो पूंजीपति को ही सपोर्ट कर रही है, पैसे वालों को ही सपोर्ट कर रही है। पैसा वाला और पैसा कमा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, जिस कारण से उनके वोट का महत्व घटने लगता है। वो वोट नहीं देना चाहते हैं और हम गलत प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेते हैं। तो ये कुछ कारण है, शिक्षा की कमी, ठीक है, जनमत यानी वोटिंग का गलत प्रयोग, सामाजिक असमानता, ठीक है, और आर्थिक असमानता यानी अमीर गरीब के बीच भेदभाव होना भी कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी समस्या। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है आर्थिक अपराध को स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध को स्पष्ट करें। आर्थिक अपराध क्या होता है? ये 2023 में पूछा गया बच्चों। तो सरकारी या निजी संपत्ति का दुरुपयोग आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप अपनी संपत्ति का, चाहे सरकारी हो या निजी हो, यानी आपको अपना पैसे का, अपना संपत्ति का, इसका आप गलत उपयोग करके किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का या सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो वह आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। सरकारी संपत्तियों का, प्रॉपर्टी का गलत तरीके से उपयोग आर्थिक अपराध कहलाता है। इसमें संपत्ति की चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी, ये सब शामिल है। आप किसी की संपत्ति का चोरी कर रहे हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को चोरी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, धोखा देके किसी की जमीन वगैरह को हड़प ले रहे हैं, जालसाजी कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आर्थिक अपराध की श्रेणी में आती है बच्चों।
ठीक है। और आर्थिक अपराध की जांच कई एजेंसियों द्वारा कराई जाती है। आर्थिक अपराध की जांच जो है कई एजेंसियां करती है बच्चों। तो आर्थिक अपराध का मतलब होता है, मुख्य रूप से आप इतना भी लिख सकते हैं, सरकारी और निजी संपत्तियों का गलत उपयोग करना आर्थिक अपराध कहलाता है। संपत्ति की चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी आदि इसमें शामिल है। आप इतना भी लिख दीजिएगा, ये वाला लाइन नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो कुछ इतने शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये इसमें पूछा गया है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए होगा कि हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को बाद में देखें बच्चों। बट जहां तक होता है इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी पहला नंबर लॉन्ग का पहला नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। इसका आंसर यहां से ध्यान दीजिएगा, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का योगदान बताएं। ये 2011 में पूछा गया है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, ये बताने के लिए बोला गया है। और याद रखिएगा, जिस तरह पुरुष समाज के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह महिला भी समाज के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया भी कमजोर होगा तो गाड़ी नहीं चलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। समाज के पहियों को चलाने के लिए पुरुष और महिला दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राष्ट्र की प्रगति में महिला और पुरुष दोनों का योगदान, राष्ट्र की प्रगति जो है वह महिला और पुरुष इस दोनों के योगदान पर टिकी है। दोनों का भागीदारी राष्ट्र की प्रगति के लिए जरूरी है। विकासशील समाज में भी महिलाएं प्रगति और विकास के केंद्र में है। अगर हम लोग महिलाओं की स्थिति की बात करें तो जो हमारी महिलाएं हैं वह प्रगति और विकास के केंद्र में केवल विकासशील राज्य में है। जो अविकसित राज्य है, जो पिछड़े राज्य है, वहां महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। विकसित राज्य में बहुत अच्छी है, विकासशील राज्य में ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा खराब है। फिर भी याद रखिएगा, कोई भी राष्ट्र अगर विकास कर रहा है तो उसमें महिलाओं का प्रगति केंद्र बिंदु रहा है। अगर कोई राष्ट्र विकास कर रहा है तो याद रखिएगा वहां की महिला भी प्रगति करेगी। आज की महिलाएं राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज जो इंडियन महिलाएं हैं वो राष्ट्र की प्रगति के लिए पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बात काम कर रही है। ये नहीं कि किसी भी क्षेत्र में पुरुष से पीछे है, पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही है। खेती बाड़ी भी कर रही है, ठीक है बच्चों, वायुयान भी उड़ा रही है, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी पहुंच चुकी है। आज की महिला खेती तो करती हैं, हवाई जहाज भी उड़ाती हैं और अंतरिक्ष तक भारत की महिलाएं पहुंच चुकी है। भारत की नहीं, वर्ल्ड की भी महिला कर सकते हैं आज, लेकिन हम लोग डिस्कस भारत में कर रहे हैं तो भारत का ही बात कर रहे हैं। सेना हो या फिर और काम हो, सेना जो कि एक जोखिम वाला काम है, इस सेना जैसे जोखिम भरे कार्य में भी महिलाएं अपनी सेवा प्रदान कर रही है। सेना का काम जो कि जोखिम वाला काम है, इस कार्य में भी महिलाएं सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ तक कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी, बैंकिंग क्षेत्र में भी वे पुरुषों से पीछे नहीं है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो बैंक हो, सभी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव जगत में भी महिलाओं का योगदान है। उद्योग में आज महिलाएं बढ़ चढ़ कर योगदान दे रही है। हर क्षेत्र में, बैंक में हो, उद्योग में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, डीएम भी ढेर सारी महिलाएं बन चुकी है, एसडीओ भी बन चुकी है, वीडियो सीओ तो ढेर सारा देखते होंगे आप लोग। चिकित्सा के क्षेत्र में भी महिलाओं का रोल हो, बहुत सारी महिलाएं आज डॉक्टर है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में आप देखिएगा कि महिलाएं अपना अतुलनीय योगदान दे रही है। यानी बहुत ज्यादा महिला अपना रोल निभा रही है। ओलंपिक खेल में भी महिलाओं ने कई पदक जीते हैं। आज गांव में महिलाएं मुखिया है, सरपंच है, पंच है, सभी पद पर महिलाएं आज हमारे भारत में गांव में काबिल है। फिर भी महिलाओं की श्रम की कोई कीमत आज हमारे भारतीय समाज में नहीं दी जा रही, इतना महिला एक्टिव है। फिर भी आज हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उसमें महिलाओं के श्रम को कोई ज्यादा मेहनत, कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि महिलाएं आज राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये फिक्स है कि महिलाएं राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, चाहे वह वायुयान उड़ाने से लेके हो या सेना जैसे जोखिम काम को लेके हो, चाहे वह अपना बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, चाहे चिकित्सक लाइन हो, चाहे ओलंपिक खेल हो, चाहे गांव का सरपंच, मुखिया, पंच आदि के पद हो। ठीक है, इन सभी चीजों पर महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। लेकिन आज भी महिलाओं के श्रम को हमारा जो भारतीय समाज है वह महत्व नहीं दे रहा है।
उनको लगता है कि महिला कुछ काम की नहीं है। ये गलत है। और फिर भी अगर हम कहें तो इतना देने के बाद भी महिला आज भी 50% के कागार पर नहीं पहुंची है। आज भी महिला बहुत पीछे है। ठीक है, तो महिलाओं को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह करके एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर क्या बोला गया है, इसके बाद ये वीडियो को हम पोस्टपोन करेंगे और जो क्वेश्चन बचे हुए 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन और है जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो थोड़ा सा ठीक लगता है, उससे ज्यादा बड़ा वीडियो होने पे तो पढ़ने का आप लोगों का भी इच्छा नहीं करता होगा। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या चुने गए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? क्वेश्चन बोला कि जो प्रतिनिधि को हम लोग चुन करके भेजते हैं क्या वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भी लोकतंत्र में यह संभव नहीं है कि चुने गए शासक अपनी मर्जी से सब कुछ करे। सभी की सीमाएं कानून के द्वारा तय की जाती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर चुन करके जीत गया, एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन जाए, वह अपने मन से मर्जी नहीं दिखा सकता है। क्योंकि हमारे देश में कोई भी काम करना होगा तो वह संविधान यानी कानून के अंतर्गत करना होगा। कानून से बाहर वो कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें विपक्ष की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ध्यान दीजिए हमारा सरकार का 2 दल होता है, 2 सत्तारूढ़ी दल जो सरकार चलाती है, दूसरा होता है विपक्षी दल जो कि सरकार को तानाशाह बनने से रोकती है। अगर आप कुछ मनमानी करिएगा ना तो ये जो विपक्षी दल है ना, ये फटाक से बीच में कुदर जाएंगे ना, आपको मनमानी करने से रोकेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नारे लगाएंगे, हड़ताल करेंगे और आपको कभी भी मनमानी करने नहीं देंगे। तो सरकार को मनमर्जी करने से रोकने में किसकी भूमिका होती है? विपक्षी दल की भूमिका होती है। क्योंकि चुने गए शासकों को अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने से विपक्षी दल रोकता है। ठीक है, इसके भय से मनमानी नहीं कर पाते। जो विरोधी पार्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑपोजिशन, ठीक है ना, ये छोटा मोटा वर्ड मत समझिएगा भैया, ये बहुत बड़ा वर्ड है। ऑपोजिशन जो विपक्षी दल है वो पूरे सरकार पर लगाम लगा के रखती है, इसलिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। इसके अलावा जनता को भी अधिकार प्राप्त है कि ऐसी स्थिति में आंदोलन के माध्यम से सत्ता पक्ष को मनमानी करने से रोके। अगर सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है तो जनता को भी अधिकार है, ठीक है बच्चों, कि वह उसको मनमानी करने से रोके। इसके लिए वो आंदोलन चला सकती है, आंदोलन का सहारा ले सकती है और सरकार को मनमानी करने से रोकती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा जब कोई कानून का विरोध होता है तो लोग हड़ताल करते हैं, विरोध करते हैं और सरकार को तानाशाह बनने से रोकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो अगले चुनाव में जनता सत्ता पक्ष को दोबारा मौका नहीं देती है। याद रखिएगा, जनता को भी अधिकार है कि सरकार कुछ गलत कर रही है, मनमानी कर रही है तो उसका विरोध करिए और विरोध करके उसको मनमानी करने से रोकिए। ठीक है बच्चों, और अगर आपके विरोध करने के बाद भी सरकार मनमानी कर रही है तो अगला बार 5 साल बाद चुनाव होगा, वोट नहीं देंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा, दोबारा मौका ही नहीं देंगे, कहानी खत्म उनकी। इसलिए कहीं ना कहीं मनमानी करने से भी सरकार को जनता ही रोकती है बच्चों। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। जनता को अधिकार है कि मनमानी करने से उसको रोके, यानी सरकार को मनमानी करने नहीं देना है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि चुने गए शासन अपनी मर्जी से कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, उनको कानून में की सीमा में रहकर ही काम करना पड़ता है और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। मनमानी नहीं करनी पड़ती है, नहीं तो जनता अगले चुनाव में उनको छोड़ने वाली नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है लगभग 9 एक तो रिकेप देखे, पिछला चीज देख लिया, उसके बाद 9 ऑब्जेक्टिव, 1 खाली जगह और लगभग 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन देखे, नहीं 3 शॉर्ट क्वेश्चन देखे बच्चों, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लिए। अभी भी मोटा मोटी 8 से 9 लॉन्ग क्वेश्चन बचा हुआ बच्चों। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। पार्ट 2 में इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा आपको बच्चों, जो कि आपका याद रखिए, जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसके बाहर का क्वेश्चन आपका परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो को देख लेते हैं तो टॉपर भी बन सकते हैं अगर ध्यान से देखते हैं, नहीं तो फर्स्ट डिवीजन तय है। अब देख लीजिएगा, अब याद नहीं करिएगा तो कहां से फर्स्ट डिवीजन आएगा। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन को मिलाना चाहते हो तो मिला लीजिएगा परीक्षा देने के बाद। वीडियो हमारा यूट्यूब पर ही रहेगा,
इसीलिए कम से कम समय में अगर तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस के साथ बने रहे बच्चों। और आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर विषय का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारी बातें अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बच्चों। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।